ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्राइम एजेंडा में। आज हम एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र का ये जो रुख बदला है पिछली सरकार से जो अलग है, ये क्यों, कैसे और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। लेकिन इससे पहले अम्बार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अनिला जी की बात पर कुछ प्रतिक्रिया करना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर हम अगले सवाल पर आएंगे कि आखिर क्यों आजकल इस तरह का माहौल ज्यादा दिख रहा है जिसमें धर्म विशेष या समुदाय विशेष केंद्र में आ जाता है। अमर साहब पहले जवाब दीजिए अनिला जी की बात का। अमर जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है? हेलो। ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे अनिला जी की बात पर, प्लीज कहें सर। हेलो। हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि मैडम ने रेफर किया है कॉन्स्टिट्यूशन को और ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उन्होंने आर्टिकल 30 जो है उसको बताया कि किस तरह से क्या अधिकार है माइनॉरिटीज का। मैं एक मिनट उसी को उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, बहुत सम्मान पूर्वक मैं उनसे कहूंगा जरा मैं भी पढ़ दूं, अगर आप सुन ले, इजाजत है आपकी? नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने आर्टिकल 30B के बारे में चर्चा नहीं की है। फंडामेंटल राइट्स पे आइए जी, मैंने आर्टिकल 371E के बारे में चर्चा की। आप पहले मैडम सबसे जो जिस चीज के ऊपर हमारी पूरी जमहूरियत और प्रजातंत्र खड़ा है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जरा उनके बारे में भी तो सुन ले। जरा मैंने आपकी बात सुनी है तो आप इसे सुन लीजिए, उसका रिजेक्ट कर दीजिएगा। मैं ये नहीं कहता आप उसे, मैं ज्यादातर बातें आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगी, इसको भी रिजेक्ट कर दीजिए। कहें सर, संक्षेप में कहें जी, संक्षेप में कहें। सुनिएगा, आर्टिकल 30 ये कहता है, हाँ संक्षेप में, राइट्स, मैं सिर्फ अपनी स्पीच को ही नहीं दूंगा, वही पढ़ूंगा। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, all minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice as far as their grant is concerned. Now I would like to say that number 32, the state shall not in granting aid to educational institution discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language, and if anything that contradicts fundamental rights, so fundamental rights prevail, दूसरी चीज जो है वो रह जाती है। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, देयरफॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल प्रिवेल। अनिला जी, अब जवाब दीजिए। नहीं राजीव जी, मैं केवल इनका ध्यान अमर साहब का आकर्षित करना चाहूंगी उस अमेंडमेंट की तरफ जिसके उस अमेंडमेंट के बाद एस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड ये दो वर्ड्स जो हैं इंक्लूड कर लिए गए थे उन सब इंस्टीट्यूट्स के लिए जो कि अपने आप को माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहती थी, और तभी ये परिभाषा भी आ गई थी। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई मुझे आर्टिकल 30 के विषय में। मुझे भी मालूम है कि आर्टिकल 30B में क्या लिखा हुआ है, परंतु एट द सेम टाइम अमेंडमेंट भी हुआ है, परिभाषा भी बनी है और उसमें बदलाव भी आया है। अब जो है उसके विषय में हम बात करेंगे, टेक्निकली बात करेंगे, और उसके आधार पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिल सकता। हम कुछ और मेहमानों के पास जाएं, इससे पहले एक बार फिर हम अमर साहब के पास जाएंगे। अमर साहब जी, बिल्कुल हम आप ही के पास आ रहे हैं सर, और ये सवाल मैडम राजीव जी जी बोलिए, पूरा करिए। मैं मैडम से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बहस हुई थी जिसमें के मुंशी साहब ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इंटरवीन किया था, मैं चाहूंगा कि वो पार्लियामेंट में मिल जाएगा। उस प्रोसीडिंग को पहले मैडम पढ़े इत्मीनान से कि क्या चीज उसमें कही गई है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या कहा गया है और माइनॉरिटीज को ये स्टेटस देने के बारे में क्या कहा गया है। ये ऐड नहीं किया गया है, ये उसी वक्त से चला रहा है जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भीमराव अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन भारतवर्ष को यहाँ की जनता का दिया था। हम लोगों ने ऐड कुछ नहीं किया है। ये जरा मैं ध्यान में चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके वहां लाइब्रेरी से अपने निकाल के उसको तो पढ़ें कि क्या। राजीव जी, मैं 10 सेकंड लूंगी और अमर साहब का से केवल इतना पूछना चाहूंगी, 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो 2004 में जब सत्ता में आई थी कांग्रेस, और उसके बाद एएमयू को जो 50% रिजर्वेशन दे दिया था, स्टेटस दे दिया था, उसको चैलेंज किया गया था, और अरुण टंडन साहब
का जजमेंट क्या रहा था। अरुण टंडन साहब ने ये बोला था कि पार्लियामेंट हैज क्रॉस्ड इट्स लिमिट, कांग्रेस यूपीए सरकार के लिए कहा गया था। तो मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, कांग्रेस बारंबार जो है इस देश के न्याय प्रणाली को, इस देश के संविधान को, इस देश के पार्लियामेंट को क्यों मजाक बना के रखना चाहती है। ठीक है अमर साहब, इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाह रहे हैं अमर साहब, कांग्रेस पार्टी के नजरिए से कि पिछले कुछ दिनों में जो स्थिति बनी है, इस बात का जवाब तो आप इस बात का आप जवाब अभी सुन लीजिए। इस बात का जवाब मैं अभी दे रहा हूं। जी दीजिए। कि मैं इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल दीजिए सर, दीजिए। मैं उनका ध्यान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की तरफ, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की तो बात कर रही हैं, जो एपेक्स कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने साफ कहा, द सुप्रीम कोर्ट हैज समराइज्ड जनरल प्रिंसिपल्स relating to establishment and administration of educational institutions by minorities. Thus, the right of minorities to establish and administer educational institution of their choice comprises of the following rights: to choose its governing body in whom the founders of the institutions have faith and confidence, to conduct and manage the affairs of the institution, to appoint teaching staff, teachers, lecturers and headmaster, principal as also non-teaching staff, to take action if there is a dereliction of duty on the part of any employee, to admit eligible students of their choice and to set a reasonable स्ट्रक्चर। ठीक है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये बात कर दी है कि जहां तक के माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूशंस का सवाल है, गवर्नमेंट शैल नॉट इंटरफीन as far as the administration is concerned, but as far as the maladministration is concerned, government can intervene. So there is no question of maladministration. ये बात बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने साफ की है। अमर साहब, दो मुस्लिम स्कॉलर, आप ये कह दीजिए अमर साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आप ये चाहते हैं कि केंद्र से किसी प्रकार की आर्थिक मदद ना मिले और उसके जो विजिटर हैं वो राष्ट्रपति भी ना रहे, और वो पूरी तरह से एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जैसे चलता है उस तरीके से चले। आप जो है दोनों बात नहीं कर सकते हैं। आप ये कहें कि माइनॉरिटी स्टेटस भी मिलेगा और जो है हम केंद्र से जो है फंडिंग भी कराएंगे। दो मुस्लिम स्कॉलर, दो बहुत ही, अमर साहब आते हैं हम अगले हिस्से में आपके पास। दो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौलाना वारिस मजहरी साहब हैं और हमारे साथ मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब हैं। हाँ बिल्कुल, हम आएंगे सर, हम आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब हैं। नुमानी साहब, पहले तो हम आपके नजरिए से समझना चाह रहे हैं, हमने दसियों डिबेट इस बात पर कर ली, भगवा ध्वज, राष्ट्र ध्वज, जय हिंद, भारत माता की जय। अब हम ये डिबेट देख रहे हैं, सर ये हो क्या रहा है? मतलब क्यों, क्या केंद्र की सरकार एक ही टेन्योर में सारे एजेंडे को सेट कर लेना चाहती है? देखिए, केंद्र सरकार जो है इसकी कथनी और करनी में फर्क है। ये तो कहती तो है ये कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यह है कि जो अल्पसंख्यक है, जो अल्पसंख्यक की परिभाषा जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद की है कि 100% से जो है जो आधा हो उससे जो कम होगा उसको जो है अल्पसंख्यक जो है माना जाएगा। तो अगर पार्लियामेंट जो है वो किसी बिल को मंजूर करती है, जैसे कि 1981 में जो हुआ है और जो है 1991 में हुआ है, और दूसरे मामले में जो है, तो अगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ फंड देती है या पार्लियामेंट जो है किसी एक्ट के तहत कोई किसी संस्था को जो मंजूरी देती है या स्थापना करती है, तो इससे ये कहां साबित होता है कि उसका जो है अल्पसंख्यक जो है वो दर्जा जो है वो खत्म हो जाता है। तो जब ये जो 1981 में जो है जो उसमें संशोधन करके उसको जो अल्पसंख्यक दर्जा जो दिया गया था, वो भी तो पार्लियामेंट ने किया था। जो 1967 का जो अजीज पाशा का केस जो है उसके जो है हवाले से जो बात की जाती है, तो 1981 तो 67 के बाद है। और जो यूपीए सरकार ने जो अपील दायर की थी, तो उसको ये खत्म करने की क्यों कोशिश हो रही है? अल्पसंख्यक जो है वो हमेशा जो उनको संरक्षण की जो जरूरत पड़ती है, और जो है बहुसंख्यक तो स्वयं में जो है वो शक्ति है, उसके लिए जो संरक्षण की बहुत ज्यादा जो जरूरत नहीं होती, तो ये खत्म करने की क्यों कोशिश हो रही है? और यूपीए सरकार का जो स्टेप था उसको बदलने की क्यों कोशिश हो रही है? ठीक है, हम जरा एक बार मजहरी साहब की बात भी सुन लें इस मुद्दे पर, फिर अनिला जी आपसे हम जरूर जवाब लेंगे। मजहरी साहब, आप किस नजरिए से देख रहे हैं सर इस पूरे मामले को? देखिए, बड़ी अजीब बात है जो कंट्राडिक्शंस है, जिस तरफ नुमानी साहब ने इशारा किया।
ये अजीब सा कंट्राडिक्शन है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हम माइनॉरिटी का विकास चाहते हैं, एक तरफ देखिए कि मदरसों को करीब करना चाहती है, उसके लिए बजट है उसके पास, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेनियंट रवैया अपनाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिनिस्ट्री में लाया जाए, उनको एजुकेशनली प्रमोट किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ माइनॉरिटीज़ को महरूम करने के लिए ये सारे के सारे हथकंडे और हरबे अपनाए जा रहे हैं। तो ये कंट्राडिक्शन खुद एक अजीब सा सवाल गवर्नमेंट की नीयत पे खड़ा करता है। तो ये ज़रूरत है कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाए और जो माइनॉरिटी के हित में हो, उसके फ़ायदे में हो, उसके इंटरेस्ट में हो। अगर माइनॉरिटी से अलग हट करके उसके विकास और उसके फलाह बहबूद से अलग हट करके गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी बनाती है, अपना जहन इस तरह के बनाती है, तो और मज़ीद जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके जहन में और इसके मुताल्लिक़ गलतफहमियाँ पैदा होंगी, मिसकंसेप्शन पैदा होंगे और उनके अंदर मायूसी बढ़ेगी और इसकी वजह से गवर्नमेंट के लिए मसाइल पैदा होंगे। इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अनिला जी, अब जवाब दीजिए। इस मामले में भी डबल स्टैंडर्ड का आरोप लग रहा है कि एक तरफ आप मदरसों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, उन्हें और ज़्यादा आधुनिक बनाने की बात करते हैं, शिक्षा पर जोर है, लेकिन जो पहले से एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है उससे आप वो संरक्षण भी छीन लेना चाहते हैं। देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो आप इस चीज को मानेंगे कि 60 वर्ष जब कांग्रेस ने इस देश पर राज किया तो जो हमारा मुस्लिम समुदाय है उसकी पोजीशन बेटर नहीं हुई और उसको कमजोर किया गया। यही हाल गरीबों का हुआ, दलितों का हुआ, पिछड़ों का हुआ, महिलाओं का हुआ। तो आप उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैंने सबकी बात बड़े आराम से सुनी है। तो कांग्रेस हो या वो सब लोग हों जो कि वोट बैंक की राजनीति करते हैं, या वो ये सोचते हैं कि भाई चाहे वो माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम समुदाय हो या दलित हो या जो भी है, उनसे जो है उनकी राजनीति रोटी सेकी जा सकती है या उनकी दुकान चल सकती है, वो इस प्रकार की बात करते हैं। अभी जब 1981 वाली बात हो रही थी तो मैं यहाँ पे जो हमारे मौलाना साहब हैं उनका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि 1989 में जब तैयब जी कमेटी ने इसको फिर से 50% रिजर्वेशन दिलवा दिया था, तो जो हमारे विजिटर हैं उस वक्त राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने इसको स्ट्राइक डाउन रिजेक्ट कर दिया था और एएमयू को शो कॉज नोटिस भी दिया गया था। तो क्या मैं बारंबार ये कहना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस की जो पहले की लीडरशिप थी, क्या वो नहीं इस चीज को समझ रही थी? इस देश का राष्ट्रपति भी गलत हो गया, इस देश की न्याय प्रणाली भी गलत हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर माइनॉरिटी, मैं केवल एक चीज और कहना चाहती हूँ, बारंबार इस भावनाओं को कहते हैं ना, इमोशनली आप इस चीज को दिखाना चाह रहे हैं, गलत ढंग से दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ मेरे दोनों आदरणीय मौलाना साहब भी बैठे हुए हैं, मैं केवल ये कहना चाहती हूँ बहुत गलत बात है, ये इमोशनल ड्रामा नहीं होना चाहिए। ये लोग भी जानते हैं अच्छी तरीके से माइनॉरिटी स्टेटस देना है तो आप यूनियन लिस्ट से एएमयू का नाम हटवा दीजिए। नहीं अनिला जी, हमारा एक सवाल ये है कि आप खुद ये कह रहे हैं अभी डिबेट में कि साहब कांग्रेस पार्टी ने 60 साल 50 साल जो राज किया उससे मुसलमानों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं हुई, ये आप मान रहे हैं? अभी आप कह रही थी बिल्कुल, लेकिन अब आप जो कर रहे हैं एएमयू के साथ, उससे क्या अच्छी होगी? इस बात की संभावना है क्या? नहीं, आप इसको बिल्कुल तोड़िए नहीं सर, बजाय तोड़ने की बात नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं उससे क्या स्थिति बेहतर होने जा रही है? मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वन ऑफ द मोस्ट कहते हैं ना बहुत अच्छी, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट यूनिवर्सिटीज में से आती है हमारे देश की, और इसमें आप क्यों सोचते हैं ऐसे कि बाकी लोगों को इसमें मरहूम रखा जाए? सारे लोगों को यहाँ आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। माइनॉरिटीज को आगे बढ़ाने का केवल यही जरिया है क्या है? ये केवल वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। मदरसों को बेहतर बनाना और एएमयू से उसका जो अपना माइनॉरिटी स्टेटस है वो भी छीन लेना, मैम ये बात समझ में नहीं आ रही है। 125 सीटों का एनडीए सरकार कौन होती है छीनने वाली राजीव जी? जो टेक्निकली परिभाषा है उसके आधार पे जो हो रहा है, और इलाहाबाद सवाल है कि वो टेक्निकल परिभाषा कांग्रेस पार्टी को और यूपीए सरकार में एक थी और आपकी सरकार में दो हो गई। नहीं मौलाना साहब, आप सुन लीजिए, 2005 में अरुण टंडन जी ने कहा था कि अरुण टंडन जी ने जो हमारे जज इलाहाबाद कोर्ट के जो जज रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा आप हर एक चीज को चैलेंज करेंगे, तो आप ये कहिए कि इलाहाबाद कोर्ट के जो जज थे वो भी कहीं ना कहीं बायस थे। आप केवल एनडीए सरकार को क्यों घेरे में लेकर आना चाहते हैं? पीयूष जी के पास आए, इससे पहले अमर जी के पास आए, थोड़ा और विस्तार कर लें, जी को भी कहिए, थोड़ा और विस्तार कर, नहीं विस्तार कर लें। देखिए अभी पौने 2 साल होने को है। अब पीयूष जी हमें ये समझाइए कि साहब ये जो इतनी सारी चीजें हो रही हैं जिसमें एक
चीज विशेष हम देखते हैं, ये भारत माता की जय या जय हिंद, इसमें से ये करना होगा। अनिला जी कह रही हैं कि या तो आप केंद्र से फंडिंग ले लीजिए या स्टेटस बचा लीजिए। अगर स्टेटस की बात करते हैं तो फंडिंग को हटा लीजिए। राष्ट्रध्वज और भगवा ध्वज की डिबेट आपने देखी है, ये क्या है? मतलब केंद्र क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है? क्या वाकई इन चीजों में कोई बेस दिखता है आपको, इन तर्कों में, या फिर वही बात जो बार बार घूम के आ जाती है, शुद्ध सियासत? नुमानी साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि साहब 100-125 सीटों का सवाल है, कोई एक इसकी बात नहीं है? पीयूष जी देखिए राजीव जी, इसमें देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है वर्तमान जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत कंफ्यूज्ड है कि उसे करना क्या है। और दूसरी बात ये भी लगती है मुझे कि देखिए मोदी जी जब चुनाव लड़ के आए थे उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही और उनके इंटेंशन भी अच्छे रहे होंगे, और वो अभी भी जो बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ और रहा है। तो या तो मोदी जी बहुत बड़े शक्तिशाली होने के बावजूद कहीं ना कहीं वो नहीं कर पा रहे हैं जो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपने बातों में तो बहुत अच्छी बातें कहते हैं। अब देखिए उन्होंने आज भी जो नोएडा में स्टैंड अप वाला जो लॉन्च किया कार्यक्रम, उन्होंने खास कहा दलितों की बात करी उन्होंने कि दलितों को सशक्तिकरण उनका होना चाहिए और वो नौकरी न मांगे, वो जो है खुद अपने उद्योग लगाएं। लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, वही दलित जब पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं और आपसे वो बर्दाश्त नहीं होता, वहां पे उनको किस तरह से वहां पे जो है आप डिस्क्रिमिनेट करते हो, सस्पेंड करते हो दलितों को, लगातार आप उनको आगे बढ़ने की एक सोच है पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो कि जो है कि अपर कास्ट की सोच होती है, ब्राह्मणवादी सोच जिसको कहा जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये मसले क्यों उठ रहे हैं, इसीलिए उठ रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी अच्छी बातें कह रहे हैं, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, ये है भारत, ये ऐसा होना चाहिए, स्टैंड अप इंडिया होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उनकी सरकार इसके विपरीत काम कर रही है। तो या तो मोदी जी कहीं कहीं अशक्त अपने को महसूस कर रहे हैं, कोई और केंद्र है सत्ता का जो इनको नागपुर से गवर्न कर रहा है, या तो इनकी चल नहीं पा रही है, करना तो बहुत अच्छा चाहते हैं, चल नहीं पा रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक इस तरह की इनका एक सोचा समझा एक ये एजेंडा है कि ठीक है हमें हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है और हमें सीधे सीधे जो है जो भी हिंदू एजेंडा हमारा है उसको इंप्लीमेंट करना है, उसके आड़े जो भी आएगा और ये सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, उससे मुझे कहीं ना कहीं नुमानी साहब लगता है। नुमानी साहब, राजीव जी, राजीव बिल्कुल उत्तर दीजिएगा, एक टिप्पणी नुमानी साहब की ले। एक मिनट राजीव जी, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वरना अगर मान लीजिए माइनॉरिटी स्टेटस है भी अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है उसको छेड़ने की, मेरा ये कहना है। आप जब सबका विकास सबका साथ कर रहे हैं तो देखिए वैसे भी जो है आप मानिए कि अब जब महिला जो है आप मदरसे में, तो आप देखिए सैयद साहब ने ये बात जो स्थापना करवाई थी इस बात की, खासकर जो है अंग्रेजी का जो मुसलमान पढ़ सके और महिलाएं आगे बढ़ सके, और आज महिलाएं मदरसे में तो उनको शिक्षा मिलती नहीं है, तो वो आगे बढ़ रही हैं। तो जो उनको जरूरत है आगे बढ़े, तो वही तो मोदी जी भी चाहते हैं, सब लोग आगे बढ़े, हर तबका आगे बढ़े। लेकिन वो कहीं ना कहीं बेकार आपने ये आप छेड़ दिया कोर्ट में, आपने कहते साहब हम उसको वापस लेना चाहते हैं स्टेटस को। तो मेरा ये लगता है कि इनका इंटेंशन जो है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम इंटेंशन वाले सवाल पर ही आते हैं। अनिला जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन नुमानी साहब की भी टिप्पणी ले लें, उसका एक साथ ही जवाब दे देंगे। अनिला जी, नुमानी साहब, ये कथनी करनी का फर्क है या फिर ये ट्यूनिंग कुछ अलग अलग चल रही है संघ और सरकार के बीच में, ये क्या है? मतलब ये सुविधा है कि हम ये कहते रहेंगे और आप इस बात पर फोकस करो, या फिर नहीं आप कुछ भी कहते रहो हम इसी एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे, इसका ट्विस्ट है? क्या समझे इसे हम? क्योंकि प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों से, भाषणों में बिल्कुल दूसरी तरह की बात करते हैं, जो एक अलग तरीके पर, एक अलग चीज पर फोकस होती है, और हम नीचे बिल्कुल दूसरी चीज देख रहे हैं। ये बिल्कुल जो है वो सही है। इसको मुस्लिम नाम जो है, उर्दू नाम जो है, और अल्पसंख्यकों की जो वो पहचान को लेके जो है बहुत दिक्कत है। आप जो देखेंगे, आप जैसे आप जय हिंद बोलते हैं, मादरे वतन जो है वो जिंदाबाद बोलते हैं, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? लेकिन जो इनकी भाषा, परिभाषा, अवधारणा है, वो अपने हिसाब से सब चीजों को जो है वो तय कराने के लिए जो है जोर डाला जाता है। तो इसमें जो है अगर जो है सिर्फ जो है वो मेडिकल में जो है कुछ बच्चे आ जाते हैं रिजर्वेशन के तहत जो है 50% के तहत जो है, ऐसा नहीं कि सब है, 50% की ही जो है वो बात है, और जो है उसमें नहीं है 100-125 बहुत ज्यादा जाएंगे तो 150 सीटों तक का मामला है। लेकिन ये भी जो है इसको जो है वो बर्दाश्त नहीं है। पहले जो है 1981 वाली बात आ गई। अब जब इसने जो है यूपीए सरकार ने जो है अपील की
तो अब जो है इसको ये वापस ले रहे हैं और इसको आप जो है ये जो 5 राज्यों में जो है जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इस संदर्भ में भी जो है ये बहुसंख्यक समाज को जो कट्टर सोच रखते हैं उनको ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम जो है इसकी अलग से जो है अस्तित्व को जो है और दर्जे को जो है वो बाकी रहने नहीं देंगे। ये पूरा खेल जो है एक विचारधारा के तहत है और एक सोची समझी जो है रणनीति के तहत जो है वो सब कुछ हो रहा है। इसीलिए जो है आप देखेंगे कि 8 हफ्ते का 6 हफ्ते का जो है ये जो है वो बात आई है और ये चलेगा ये, क्योंकि इसके बगैर जो है जो नकारात्मक सियासत है और राजनीति है, इसके बगैर जो है इनका एजेंडा जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अनिला जी, राजीव, कुल मिलाकर एजेंडा को आगे बढ़ाने की बात है। जी, मुझे नहीं मालूम है कि नुमानी साहब जो है किस एजेंडा के बारे में बात कर रहे हैं, परंतु मैं इतना जानती हूं कि ये धरती जो है ये भारत रही है, ये धरती जो है इसका नाम हिंदुस्तान भी दिया गया है और इस धरती का नाम इंडिया भी दिया गया है। उन लोगों को जिनको शर्म आती है भारत माता की जय कहने में, तो क्या वो ये बोलेंगे इंडिया मम्मी की जय? अब ये दिन देखने को रह गए हैं भारतवर्ष में। आप इस धरती पे रहते हैं, यहाँ का खाते हैं, यहाँ का पीते हैं, यहाँ का जो भी सुख चैन जो भी जय हिंद बोल सकते हैं। गलत बात है। भारत माता की जय कहने में अगर शरीर की होती तो ना तो ब्राजील में लगते, ना यूएस में लगते और ना सऊदी अरब में लगते। बहुत गलत बात है। आपके धर्म के लोगों ने बोला है कि नहीं, भारत माता की जय कहने में कोई बुराई नहीं है। आप जब नुमानी साहब आप शांत रहिए, आप बोल रहे थे तो मैं चुप थी, अब मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे। भारत माता, माता मतलब माँ, और हर धर्म में माँ का जो स्थान होता है वो सर्वोच्च होता है। कम से कम इतना तो सोचो। ये धरती आपको खाना खिलाती है, ये धरती आपको पानी पिलाती है, ये धरती आपको जिंदा रखती है। ये भारत माँ है, ये भारत माँ है। और आपको अगर कोई परेशानी है तो आप कहिए इंडिया मम्मी की जय, आप कहिए इंडिया मम्मी की जय और हम कहेंगे भारत माता की जय। लेकिन आपके नेता तो अब ये कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती कुछ नहीं कराएंगे, जो जिसको बोलना है वो बोले। पीयूष जी, जो जिसको बोलना है वो बोले, ये बात तो कही जा रही है। अनिला जी, फिर क्या दिक्कत है? राजीव जी, आप दोबारा कहेंगे? भाई सवाल ये है कि अब तो बीजेपी ने पार्टी लाइन पर ये मान लिया है कि वो किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और जिसको जो अच्छा लगता है, नहीं, जिसको जो अच्छा लगता है वो बोले, जिसको जो अच्छा लगता है वो बोले, जिसे जय हिंद बोलना है वो जय हिंद बोले। साहब सवाल ये है अनिला जी कि सिर्फ भारत माता की जय पर ही जोर क्यों है? कौन सी पार्टी, कौन सी राजनीतिक पार्टी कहेगी कि हम जो है आपको फोर्सफुली भारत माता की जय कहलवाएंगे? अच्छा, तो मतलब आप जो कह रहे हैं, नहीं, आप जो कह रहे हैं वो दिखावा है। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो दिखावा है ना। फिर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? क्यों इतना अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं? आप इंडिया मम्मी की जय बोल लीजिए, बोल लीजिए इंडिया मम्मी है, हम भारत माता की जय बोलेंगे। आपकी इच्छा होगी बोलिए, नहीं बोलना है तो मत बोलो। ठीक है, हम जरा एक पीयूष जी आ रहे हैं, हम जरा एक अम्मार जी से एक छोटा सा कमेंट ले लें 20-30 सेकंड में। अम्मार जी, क्या वाकई दिक्कत यह है कि बिल्कुल फिक्स है कि यही करना है, ऐसे ही करना है, इससे अलग आप करेंगे तो फिर आप परिभाषाओं में गढ़ दिए जाएंगे, ये मूल दिक्कत है? राजीव जी, मेरा ख्याल ये कि ये जो आपका डिबेट था, ये जो कुछ था, ये अपने ट्रैक से हट गया। आप चाह रहे थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करना और वो मामला इधर उधर चला गया। मुझे 2 बात कह के बात अपनी खत्म करना है क्योंकि वक्त नहीं है। एक तो ये कि जो मैडम ने कहा कि प्रेसिडेंट ने एक तैयब जी का जो एक नोट था जो आया था वो वापस किया था। वो अगर मैडम उसकी कॉपी देखें तो उसमें जो टेक्निकल ग्राउंड्स थी उस पर वो वापस किया गया था। दूसरी बात, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से लेकर और आज तक के जितने भी विजिटर्स रहे, सबने सारे कागजों पर और अपॉइंटमेंट्स के सब पे दस्तखत किए, उन्होंने कोई वापस नहीं किया। तो मैडम को एक जो ऑब्जेक्शन लगा के कागज भेजा गया वो तो याद रहा, बाकी नहीं याद रहा। नंबर 2, मैडम ये कह रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ग्रांट जो है वो नहीं लेना चाहिए। मैं उनका ध्यान फिर आकर्षित करना चाहूंगा आर्टिकल 30 की 2 की तरफ,
जहां पर यह कहा गया है कि गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिलेगी वो किसी भी इंस्टीट्यूशन को इस ग्राउंड के ऊपर नहीं इनकार किया जाएगा क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, रिलीजियस या कल्चरल कम्युनिटी के ऊपर बेस करती है। तो ये अधिकार, मौलिक अधिकार हमें दिया गया है। मैं आखिर में इतनी बात कहूंगा मैडम से, गालिब का एक शेर है, यारब न वो समझेंगे न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबान और। ठीक है, बहुत सुंदर। पीयूष जी एक लास्ट कमेंट कर दीजिए, फिर हम कार्यक्रम खत्म करें सर, अब समय बिल्कुल नहीं। राजीव जी देखिए, जिस तरह से ये अलीगढ़ का मामला उछला है और इसमें जो है कि मुझे लगता है कि जहाँ पे सरकार को खामखा के लिए इसको नहीं करना चाहिए था कि हम इसको वापस लेना चाहते हैं, तो मुझे ये लगता है कि जहाँ जो विकास के जहाँ पे एक एजेंडा होना चाहिए था और साथ सरकार को उसकी बातें करनी चाहिए थी और किस तरह से और देश विकास बढ़े, लोगों का विकास आगे हो, वहाँ जो है एक नॉन इश्यूज, चाहे वो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो है माइनॉरिटी स्टेटस हटाने की बात कहें या भारत माता की जय की बात करें, ये एक नॉन इश्यूज हैं। आप इसको एकदम फोर फ्रंट में ले आ रहे हैं, मतलब खामखा आप छेड़खानी कर रहे हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसके मतलब कहीं न कहीं लग रहा है कि आप सरकार खुद भी महसूस कर रही है कि जो वादा उसने किया था देश के लोगों के साथ, कहीं पूरे नहीं कर पा रही है, इसलिए लोगों को जो है इस तरह की भावनाओं में बहा रही है। अनिला जी सहमत है, जो बातें की थी वो पूरी नहीं हो रही, इसलिए अब सारा मामला दूसरी तरफ जा रहा है। नहीं, यहाँ पे तो पीयूष जी जो है बैठकर कांग्रेस की एडवोकेसी कर रहे हैं, परंतु मैं जी नहीं, एडवोकेसी में नहीं कर रहा हूँ। मैं एक तथ्य होते हैं, जो मैं फैक्ट्स होते हैं, न्यूट्रल ऑब्जर्वर पत्रकार होता है, एक पत्रकार न्यूट्रल ऑब्जर्वर होता है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यूपीए सरकार से और अब जो एनडीए सरकार है कितने काम हो चुके हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का। पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, महंगाई रोज है, सब्जी हमारे साहब बहुत शुक्रिया आपका, नुमानी साहब आपने समय निकाला, अनिला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मजहरी साहब आपका शुक्रिया, पीयूष जी आपका भी धन्यवाद। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी।